मैं आप लोगों के लिए चैप्टर फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की तमाम डेरिवेशन कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 की तमाम डेरिवेशन कर चुका हूँ, यानी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुका हूँ। डायनामिक्स की जो है ना तीनों डेरिवेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर चुका हूँ। अब चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेरिवेशन है, उसमें दो डेरिवेशन थी। एक डेरिवेशन वो लास्ट ईयर दे चुके हैं, लिहाजा अब जो डेरिवेशन बची है वो हमारे पास एक बची है हमारे पास के हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th, चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी जो डेरिवेशन है वो रेजुलेशन ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपके पास एग्जाम में। क्या अ फोर्स एफ which make an angle थीटा। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एंगल को ए बी सी डी एक्स वाई जी किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर लें, या वरना एंगल का नोटेशन थीटा है। थीटा हम इस तरह फॉर्म करते हैं, जीरो बनाएंगे और इसके ऊपर यूं बना देंगे। और फोर्स एफ विच मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जगह वो ये भी लिख देता है हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल का मतलब एक्स ही होता है। और रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट। ये सवाल है आपका। ये जो लिखा हुआ है ना, रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट, इसको वो इस तरह भी लिख सकता है कि फाइंड इट्स, और करके मैं लिख रहा हूँ। ये सवाल इस फॉर्म में भी दे सकता है, फाइंड इट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसे वो इस तरह भी लिख सकता है कि फाइंड इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो ये आपका सवाल है एग्जाम का, और इस साल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, और इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, कैलकुलेट यानी हम प्रूव कर रहे हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक हम एक डायग्राम बना लें। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके पास क्वेश्चन गिवन है फोर्स एफ, ये रहा फोर्स। वेक्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको लिखवाया था कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन शोज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सपोज कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंड डायरेक्शन शोज बाय एन एरो कैप। डायरेक्शन शो करने के लिए हम उसके आगे एक एरो कैप लगा देते हैं। एरो कैप इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। एरो कैप वेक्टर का हेड कहलाता है। एंड अपोजिट पार्ट इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर। इसलिए हमारे पास एक रूल है, हेड टू टेल रूल, जो हम यूज़ करते हैं। तो यही वेक्टर है जो दिया हुआ है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेट लाइन से। चूंकि ये एंगल बना रहा है इसलिए हमने लाइन इस फॉर्म में ड्रॉ की है। आगे लिखा हुआ है वेक्टर एफ विच मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ। हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो ये लिखना पड़ेगा सारा। और ये रट्टा मार के नहीं होगा, ये जो है ना, आप डायग्राम बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ इसे ओ ले लेता हूँ, इसे ए ले लेता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अ वेक्टर एफ
विच मेक एन एंगल थीटा। वेक्टर क्वांटिटी को के ऊपर हम हाफ एरो बना देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन में गिवन है। थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये क्वेश्चन नहीं बनता आपके पास, ये एक्स्ट्रा काम किया गया, इसे हमने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ ए। हमने ओ ए से इसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। जो काम किया वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए से बी तक। मैं यही लिखने जा रहा हूँ कि जो ना, एज्यूम ए एज अ सेंटर and draw a perpendicular A to B, A से B तक ऑन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया हमने, लिख दिया मैंने। लाइन ए बी, ये पैरेलल है इसके, ये वाई एक्सिस है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो लाइन ए बी इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, सॉरी वाई कंपोनेंट, वाई के पैरेलल है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। तो ये ए भी वेक्टर एफ का वाई कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ वाई। हम इसे डिनोट करेंगे एफ ऑफ वाई से, यहाँ लिख देते हैं एफ और वाई छोटा सा। जो काम किया वही लिखा है मैंने। हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ए टू बी, ये लिखा है मैंने, एज्यूम ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ए टू बी ऑन एक्स एक्सिस पर। लाइन ए बी इज पैरेलल, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। सो ए बी इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, और उसको डिनोट करेंगे इससे। अगेन हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, यहाँ सी लिख दें, सही है ना। अगेन लिखेंगे, अगेन एज्यूम ए एज अ सेंटर, वही सेंटेंस, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए टू सी ऑन वाई एक्सिस पर अब ड्रॉ किया है हमने। लाइन ए सी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो लिखेंगे लाइन ए सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ए सी, लाइन ए सी इज कॉल्ड x component of vector f and is denoted by f of x। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, f of x से यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, ये भी ट्राइंगल बन गया, ये भी ट्राइंगल बना है आपके पास, ए ओ सी या ए ओ बी, आपकी मर्जी कुछ भी लेना है। तो जो यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो काम किया वो लिखा है मैंने।
पहले ए से बी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लिख दिया हमने। फिर हमने ए से सी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, ए से बी तक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया था, ये लिखा हुआ। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये बन गया ट्राइंगल, और ये बना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो कहलाता है बेस। तीन साइड है, तीन नाम आ गए, हमें पता चल गया ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। अब हमने निकालना है, हमने तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना। अब डालने हेडिंग फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें टिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक रेशोस बता दिया था कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड जो है ना टिग्नोमेट्रिक रेशो। वो 6 होते हैं, एक का नाम साइन है, दूसरे का नाम कॉस है, तीसरे का नाम टेन है, और तीन उसके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कहलाता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहलाता है, और कॉट का टेन का रेसिप्रोकल कॉट कहलाता है। तो यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट जब भी हम निकालेंगे कॉस का रिलेशन यूज़ करेंगे। तो ट्राइंगल हम ले लें ए ओ बी। ट्राइंगल हमेशा हम इस तरह पढ़ते हैं कि जहाँ एंगल होता है उसको मिड में रखते हैं, या तो आप इसे पढ़ लें ए ओ बी या इसे पढ़ लें बी ओ ए। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ए ओ बी, सही है ना। हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है तो कॉस का रिलेशन यूज करना है, कॉस थीटा। कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इस फिगर के मुताबिक बेस ये रहा ओ बी, और हाइपोटेन्यूज ये रहा ओ ए। ओ बी की वैल्यू आपके पास गिवन है एफ एक्स, और ओ ए की वैल्यू गिवन है एफ। ये डिवाइड हो रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये आ गया एफ एक्स। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इसी से रिलेटेड आए। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया, हमें यही निकालना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, जब हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो हॉरिजेंटल के लिए हम कॉस का रिलेशन यूज करते हैं, वर्टिकल निकालेंगे तो उसके लिए साइन का रिलेशन यूज करते हैं। तो दोबारा लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए बी, ये ट्राइंगल है हमारा। साइन थीटा, एंगल लिखेंगे, साइन के आगे जब तक एंगल नहीं लिखेंगे वो फंक्शन काउंट ही नहीं होगा। साइन का रिलेशन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास दी हुई है ए बी, ये रहा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही है ओ ए। ओ ए बी की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ वाई, और ओ ए की वैल्यू गिवन है एफ। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई
अब हमें किसी वेक्टर का वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए देगा, तो हॉरिजेंटल के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और वर्टिकल के लिए वो फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास ये ड्राइव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 4 की, एक ही डेरिवेशन है, इसमें दो डेरिवेशन थी, एक डेरिवेशन उन्होंने लास्ट ईयर दे दिया। तो इस तरह चैप्टर नंबर 4 की भी डेरिवेशन कंप्लीट कर हो गई हमारी। तो चैप्टर नंबर 3 की तमाम डेरिवेशन हो गई, चैप्टर नंबर 2 की तमाम डेरिवेशन हो गई, एंड चैप्टर नंबर 4 में ये जस्ट एक डेरिवेशन थी वो हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सही है ना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 में कोई डेरिवेशन नहीं है, चैप्टर नंबर 6 की डेरिवेशन के लिए मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।